हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। आज का दोस्तों जो आपका मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड है और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आने वाले परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आज के मॉक टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट आपके 24 से 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। हमारे साथ आप भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों, अगर आप इस कंप्लीट मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ मैंने अपने वेबसाइट examgurujob.com पर अपलोड कर दिया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन है नीतीश कुमार, रघुवर दास, हेमंत सोरेन या फिर पिनरई विजयन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, हेमंत सोरेन। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है। सेकंड क्वेश्चन है, अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन काबुल, तिरान, ढाका या फिर काठमांडू। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, तिरान। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी तिरान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। CSS का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका CSS। तो CSS का मतलब है दोस्तों कैस्केडिंग स्टाइल सीट, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? यह क्वेश्चन मैंने आपको जीके के सेशन में करवा रखा है। दोस्तों, आपको बताना है कि स्लेव डायनेस्टी यानी कि जो गुलाम वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। गुरुत्व त्वरण यानी कि जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है? दोस्तों, जी का मान पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? दोस्तों, भारत की जो पहली परमाणु पनडुब्बी है इसका नाम है INS अरिहंत। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डॉन किस देश की समाचार पत्र का है? आपको बताना है कि जो डॉन है वो समाचार पत्र है किस देश का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। 8th क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग होते हैं? दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके टोटल 6 अंग होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। ऑप्शन है बिहार, प्रयागराज, झारखंड या फिर उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिहार, झारखंड और उत्तराखंड ये तीनों के तीनों किसी न किसी स्टेट्स के नाम हैं, लेकिन जो प्रयागराज है वो क्या है? यह एक सिटी है, किसी स्टेट के अंदर आता है। सो बी ऑप्शन बाकी तीनों से अलग है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ड्राइविंग का संबंध जिस प्रकार से बस से है वैसे ही फ्लाइंग का संबंध किससे होगा? वर्ड, एयर, काइट या फिर एयरप्लेन। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के हैं तो आप एक बार एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम का प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख लेना। आपके जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं 2022 में उसका पेपर मैंने अपलोड कर रखा है और आप देखोगे कि आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए, फ्लाइंग का संबंध किससे होगा? जैसे ड्राइविंग का संबंध बस से है उसी प्रकार से फ्लाइंग का संबंध एरोप्लेन से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11th क्वेश्चन भी देखिए आपके इसी साल एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि किसी घड़ी में समय 2:30 हो रहा है तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का न्यूनतम कोण क्या होगा? क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि एक घड़ी है जहां पर 2:30 हो रहे हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पर आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड के बीच का जो कोण बनेगा उस कोण का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी इस तरह के घड़ी वाले क्वेश्चंस दिए रहें और उसमें आपका आवर्स एंड मिनट दिया रहे, एंगल फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 11 इंटू
मिनट्स माइनस 60 इंटू आवर एंड इसे डिवाइड कर देना होता है 2 से। तो एक एक वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं। सबसे पहले 11 इंटू मिनट्स हमारा क्या है, मिनट्स दिया गया है 30, तो हमने यहाँ पर 30 लिख दिया। माइनस में क्या करेंगे 60 इंटू आवर्स क्या दिया गया है, तो आवर्स 2 दिया गया है, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया एंड डिवाइडेड बाई इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 11 इंटू 3 33 और इसमें एक लास्ट में शून्य बैठेगा, माइनस 60 इंटू 2 120 डिवाइडेड बाई 2। माइनस करोगे तो शून्य से शून्य माइनस हुआ, 3 से 2 माइनस होगा तो 1 और 3 से 1 माइनस होगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2। इसे डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स 05, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2:30 जब हो रहे होंगे तो आवर्स एंड मिनट्स के बीच में जो आपकी एंगल बनेगी वो एंगल होगा 105 डिग्री का। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इससे पहले मैं सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी डी और ई में से ए बी की अपेक्षा लंबा है परंतु सी से छोटा है, बी केवल ई से लंबा है, यदि सी सबसे लंबा नहीं है तो उनको ऊंचाई के क्रम में रखने में बीच में कौन सा होगा। 5 लोग हैं यहाँ पर ए से लेकर ई तक और उन पर बेस्ट कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि उनमें से कौन किससे लंबा है और कौन किससे छोटा है। आपको बताना है कि अगर इन सब को हम अरेंज कर देते हैं अरेंजिंग ऑर्डर में तो सबसे मिडिल में कौन सा व्यक्ति आने वाला है। तो इस प्रकार से हम अरेंज करते हैं, यानी कि सबसे स्मॉलर व्यक्ति इधर होगा और सबसे बिगर या टॉलर व्यक्ति इस साइड में हो जाएगा। पहला कंडीशन क्या दिया गया कि जो ए है वो बी की अपेक्षा लंबा है, यानी कि बी अगर यहाँ पर है तो ए इससे लंबा होगा, दैट मीन्स कि इस साइड में आएगा। लेकिन जो ए है ना वो सी से छोटा है, दैट मीन्स कि ए के आगे सी आना चाहिए। अब क्या दिया गया कि बी केवल ई से ही लंबा है, यानी कि बी के पहले केवल और केवल ई आ रहा होगा, तभी तो जो बी है वो केवल ई से लंबा होगा, बाकी सबसे छोटा। और कहा गया कि यदि सी सबसे लंबा नहीं है, यानी कि सी के बाद भी कुछ आना चाहिए, तो हमारा क्या टर्म बचा हुआ रह गया है, ए बी सी और ई हो चुका है, यानी कि एकमात्र टर्म बचा है डी, वो यहाँ पर आ जाएगा। यदि हम इनको ऊंचाई के क्रम में रखते हैं तो बीच में कौन होगा, ऊंचाई के क्रम में हमने रख दिया, बीच में हमारा ए आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, चित्र, पेंटिंग, स्केच और पेंट। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन एक बाकी से अलग है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो चित्र है ना, पेंटिंग है और स्केच है, ये सभी के सभी आर्ट का एक फॉर्म है। लेकिन जो पेंट है इसकी मदद से ही हम इन सभी आर्ट को बनाते हैं, चाहे वो चित्र हो, पेंटिंग हो या फिर स्केच हो। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो बाकी तीनों से अलग है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। और दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका जुलाई 2022 में पूछा गया है। जैसे ओटावा का कनाडा से संबंध है, उसी प्रकार से कैनबरा का संबंध किससे होगा। तो देखिए कनाडा की राजधानी ओटावा होती है, उसी प्रकार से कैनबरा कहाँ की राजधानी है, यह राजधानी है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद 15 नंबर। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। यहाँ पर आपके 4 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अल्फ़ाबेट बाकी तीनों से अलग है। जब भी दोस्तों आपको इस तरह के अल्फ़ाबेट्स दिखें तो आपको या तो यहाँ पर दोनों अल्फ़ाबेट के बीच का डिफरेंस देखना होता है या फिर इसके अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को देखना होता है। तो अगर हम डिफरेंस की ओर जाएंगे तब तो आपको देखकर लगेगा कि एम और एन एक साथ आ रहा है, बाकी के बीच में अनइक्वल यहाँ पर डिफरेंस है। लेकिन इस नियम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसे कर सकते थे, कब करते हैं, जब एम एन की तरह ही पी क्यू रहता, ए बी रहता और एक जो आपका ऑप्शन है ना वो इस प्रकार से दिया रहता। लेकिन यहाँ पर आपका कंटिन्यू फॉर्म में एक ही ऑप्शन है, बाकी तीनों की अलग अलग अरेंजमेंट है, इसलिए यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है उसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझो के का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है, 11 होता है, और पी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है, 16 होता है। दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 27। एम एन को अगर हम देखें तो एन का हमारा अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है, 13 होता है, और एन का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 14 होता है। दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, 27 मिलता है। फिर उसी प्रकार से एच और आर को अगर हम देखेंगे तो एच का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, और आर का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 18। दोनों को ऐड करेंगे तो 26 मिलेगा। और जी टी में अगर हम जी के अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू की बात करें तो 7, और टी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 20। दोनों को ऐड करने पर 27 मिल रहा है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए, बी और डी
अगर हम इनमें जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो 27 हमारा आ रहा है, लेकिन सी इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने प्रमोद से कहा कि मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है, तो वह महिला प्रमोद के पिता से कैसे संबंधित होगी। देखिए, एक व्यक्ति है प्रमोद और एक महिला है। महिला ने किसी औरत की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो इस महिला की इकलौती पुत्री है, यानी कि यह तो अब इसकी डॉटर हो गई जो महिला हुई, और इसका पुत्र तुम्हारे मामा है, यानी कि इस महिला का जो पुत्र हो जाएगा ना वो किसका मामा है, प्रमोद का मामा है। प्रमोद का मामा कैसे लगेगा, अगर प्रमोद इसका भाई लगता होगा इस महिला का, तभी ना ये जो बच्चा होगा यहाँ पर वो इसका मामा लग रहा होगा। अब आगे यहाँ पर देखिए, महिला का प्रमोद क्या है, बच्चा है, और इसका भाई है इस एक्स का, तभी तो यह एक्स जो है वो प्रमोद का मामा लगेगा। वो महिला प्रमोद के पिता से कैसे संबंधित है, तो अगर प्रमोद जो है वो इस महिला का बेटा है तो इसके जो पिता होंगे उससे कैसा संबंध होगा, पत्नी का संबंध होगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 60 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, कमला का स्थान ऊपर से 17वां है, तो कुल कितने लड़के हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, लेकिन क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दिया गया है, कमला का स्थान ऊपर से 17वां है। और शायद इसे देखकर कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे ना कि इसी में उलझ कर रह जाएंगे और अपना समय बर्बाद कर देंगे, लेकिन यह वाला लाइन केवल और केवल आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया है एग्जाम में। इससे आपका क्वेश्चन का कोई भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि टोटल विद्यार्थी 60 हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 60 है, जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का दुगना है। तो सपोज कि बॉयज की संख्या यहाँ पर x है, तो इस हिसाब से जो गर्ल्स है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। लड़कियाँ दुगनी है ना लड़कों से, और टोटल कितने हैं, 60 यहाँ पर है ना, यानी कि x और 2x ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 60 आना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 20 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या x ही है ना, यानी कि लड़के यहाँ पर टोटल 20 हो जाएंगे। अगर लड़कियों की संख्या पूछी जाती तो लड़कियों की संख्या 2x है, यानी कि इसमें से हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40 आंसर आ जाता। लेकिन बॉयज पूछा गया है तो इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं, जिसमें पी आर और एस क्यू पार्टनर्स हैं। एस जो है वो आर के दाईं ओर है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है, तो क्यू का मुख किस दिशा में होगा। मान लो यह एक कैरम बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर 4 लोग बैठे होंगे, इस प्रकार से 4 लोग बैठे होंगे और आमने सामने लोग एक दूसरे के पार्टनर होंगे। क्वेश्चन में आपका डायरेक्शन भी दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन को ड्रॉ कर दिया आपकी सहूलियत के लिए। अब कहाँ से हम उठाएंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका एग्जैक्ट डायरेक्शन दिया गया है। तो देखिए, एस आर के दाईं ओर है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है, यानी कि क्वेश्चन में तो हमें क्लियरली पता चल चुका है कि आर जो है वो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। तो आर अगर वेस्ट की ओर मुख किए हुए है, यानी कि आर इस पोजीशन पर होगा, तभी तो इसका चेहरा वेस्ट की ओर होगा। और कहा गया कि एस जो है वो आर के दाईं ओर है, यानी कि आर के राइट साइड में कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा। और कंडीशन में क्या कहा गया कि एस और क्यू पार्टनर है, यानी कि एस इसके सामने क्यू हो जाएगा, और पी और आर पार्टनर है, यानी कि आर के सामने पी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया चारों व्यक्ति का अरेंजमेंट। क्वेश्चन कहा गया है कि क्यू का मुख किस दिशा में होगा, तो क्यू यहाँ पर बैठा हुआ है ना और फेस कर रहा है ऊपर की ओर, यानी कि क्यू का जो मुख है वो उत्तर दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नाव है जिसका डाउन स्ट्रीम है 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तय करने में 2.5 आवर्स का टाइम लेता है। तो यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं कि क्या है इसका। डाउन स्ट्रीम कैसे निकलेगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पर हमने पॉइंट हटाने के बाद ऊपर में एक शून्य बैठा दिया था, 5 से 5 बार में 36 बार में, यहाँ पर इसे करोगे तो 7.2 किलोमीटर पर आवर इस बोट का डाउन स्ट्रीम निकल कर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें दिया गया है कि जो स्ट्रीम है वो 1.5 किलोमीटर है, स्ट्रीम क्या है 1.5 किलोमीटर पर आवर है ना। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है,
डाउन स्ट्रीम जो निकालने हमने है यह होता है आपका जो बोट का स्पीड है शांत जल में प्लस स्ट्रीम का स्पीड। तो यहाँ पर बोट का स्पीड मान लो कि b है प्लस स्ट्रीम का स्पीड 1.5 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोट का स्पीड निकाल सकते हैं 7.2 माइनस 1.5, तो बोट का हमारा जो स्पीड है वो निकल कर आ जाएगा 5.7 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, यानी कि जब हम अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो अप स्ट्रीम क्या होगा। अप स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है दोस्तों स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं कि स्ट्रीम का जो स्पीड है वो ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अप स्ट्रीम की बात की जा रही है तो बोट के स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस कर देंगे। बोट का स्पीड हमने आपको निकाल कर दिखा दिया था 5.7 किलोमीटर, और इसमें हम माइनस क्या करेंगे 1.5 अपना जो स्ट्रीम का स्पीड है, तो इसे माइनस करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4.2 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बी से 10% अधिक कमाता है और सी से 12% कम कमाता है तो बी की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम या फिर अधिक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर मान लो कि सी 100 रुपये कमा रहा है, तो कंडीशन क्या दिया गया है कि ए जो है वो सी से 12% कम कमाता है, यानी कि ए का यहाँ पर कमाई क्या हो जाएगा 88 रुपया हो जाएगा। अब बी का क्या किया गया है कि बी जो है वह ए से 10% अधिक कमाता है, सॉरी ए जो है वो बी से 10% अधिक कमाता है, यानी कि ए जो 88 रुपया कमा रहा है वो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा इसके बी के, क्योंकि यहाँ पर बी से 10% अधिक कमा रहा है। तो बी का हम निकालने के लिए यहाँ पर इसका 100% निकाल लेंगे, एक शून्य से एक शून्य, 11 से 8 बार में 8 गुना 10 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर ए बी और सी तीनों का इनकम निकाल सकते थे। कैसे निकाला, सी का इनकम 100 है, ए का इनकम इससे 12% कम है तो 88 हो गया, और ए का इनकम जो है वो बी से 10% ज़्यादा है, यानी कि जो 88 है वो हमारा ऑलरेडी 110% है, तभी तो 10% ज़्यादा होगा ना, तो बी हमारा 100% हो जाएगा, हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब कंडीशन क्या दिया गया है कि बी की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो बी का आय है 80 रुपया, सी का आय है 100 रुपया, इससे 20 कम है तो 20 गुना 100 और डिवाइडेड बाई किससे कम है तो सी से कम है ना, यानी कि सी का हमने यहाँ पर लिख दिया। कैंसिल करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा दोस्तों आपका 20%। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। किसी घनाभ के 3 जुड़े सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। देखिए 3 घनाभ कैसे जुड़े होंगे, इस प्रकार से तीनों जुड़े होंगे एक तीसरे के साथ में, और इनका क्षेत्रफल दिया गया है तो आपको आयतन बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, अंडर रूट में सबको कर देना, ठीक है, और जो आपका वैल्यू आएगा ना वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप खुद से घर में पेपर पेन लेकर, और कमेंट करके बताना आपका आंसर कौन सा आना चाहिए। मैं आपके लिए हिंट के बता दूं कि आपका आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए आएगा या फिर ऑप्शन नंबर डी आएगा, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सा आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी अर्धगोला का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धगोला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्धगोला को इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का आयतन हमें दिया गया है, दैट मीन्स की वॉल्यूम दिया गया है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर 2/3 इंटू पाई की जगह 22/7 लिख सकते हैं और इंटू आर क्यू लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 19,404 हो जाएगा। 22 गुना 2 44 और बटा 21 गुना आर क्यू बराबर 19,404, तो यहाँ से आर क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा गुना 21 और गुना 44 से 19,404 को आप कैंसिल करोगे तो यह कैंसिल होगा आपका 441 बार में, और 441 और 21 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9261। यानी कि दोस्तों अगर आर क्यू का वैल्यू 9261 है तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या होगा 9261 का अंडर क्यूब निकाल लो, तो इसका जब क्यूब निकालोगे तो आपको मिलेगा 21 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जीके एंड जीएस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो यह ई बुक खास तौर पर आपके 2023 एग्जाम के लिए तैयार किया गया है।
जिसमें मैंने एयरफोर्स के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन को ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए सारे वैसे टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए हैं जिनसे एयरफोर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर भी इस ई बुक में देखने को मिल जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस आपके इंक्लूड किए गए हैं वो सारे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टॉपिक वाइज इंक्लूडेड हैं। आप अगर इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो 90 से लेकर 95% तक के जो जीके के क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट इसी ई बुक से देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग एग्जाम से पहले इस ई बुक को जरूर परचेज कर लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पेमेंट कर देना 9430042848 और यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करोगे तो मैं यहीं पर आपको ई बुक सेंड कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। और दोस्तों जो 23वां नंबर क्वेश्चन है ना, इसी साल 2022 के एग्जाम में रिपीट हो चुका है एयरफोर्स में, तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझना। 15 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या फिर हानि ज्ञात कीजिए। 15 अगर हम संतरा खरीदते हैं, यानी कि 15 जो संतरा खरीदते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो 10 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आपको बताना है कि इसमें कितना प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हो रहा है। तो क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, 15 जो सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, 10 एसपी के इक्वल है। यहाँ पर अगर हम इसको रेशियो को निकालें यानी कि एसपी को इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, सीपी डिवाइडेड बाई एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो आपका यहीं पर रह जाएगा और इधर से 15 चला आएगा इसके नीचे में। यानी कि दोस्तों अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 10 है और सेलिंग प्राइस 15 है तो जाहिर सी बात है कि 5 रुपये का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपये में खरीद कर हम 15 में बेच रहे हैं, तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट लॉस। तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 5 × 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारा 10 रुपये का है। कैंसिल करेंगे तो 10 एक शून्य से एक शून्य और 10 गुना 5 क्या हो जाएगा 50। दैट मीन्स कि दोस्तों यहाँ पर हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या कह रहा है कि यदि A रेशियो B इक्वल टू 4:6 है और B रेशियो C इक्वल टू 5:3 है तो A B C का मान क्या होगा। देखिए क्वांटिटी क्या क्या है, A है, B है और C है, जिसमें से A और B का रेशियो 4:6 है और B और C का रेशियो 5:3 है। आपको A B C निकालना है तो यहाँ पर जो खाली स्थान है इसके साइड वाला लिख दो और यहाँ पर जो खाली स्थान है इसके साइड वाला लिख दो। मैंने आपको रेशियो वाले चैप्टर में पहले बता भी चुका है। अब इसका रेशियो निकालना है ना, तो इसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 6 × 3 18, 6 × 5 30 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 × 5 20। इसे सॉल्व करोगे और तो आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों A B और C का रेशियो 10:15:9 है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/3 माइनस 1/5 का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करके कमेंट करके बताना है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम टोटल 20 शिफ्ट में होते हैं तो 8 से लेकर 10 शिफ्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन एक देखने को मिलते हैं। खुद मेरे भी शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए इंक्लूड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। 4 फिगर्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बाकी के 3 फिगर बाकी चौथों से कैसे अलग है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखोगे, बी को देखोगे, सी को देखोगे, डी और ई को, तो लास्ट के जो 4 ऑप्शन है ना बी सी डी ई, इसमें आपका कलर्ड वाला पार्ट नीचे है। जैसे मान लो ये 4 पार्ट है तो नीचे वाला पार्ट कलर हो रहा है, लेकिन पहले वाले फिगर में क्या है कि इसके अपर पार्ट को कलर कर दिया गया है जो कि बाकियों से अलग है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या इनमें से अलग है। मैं इसे एक बार जूम करने की थोड़ी कोशिश करता हूं ताकि आप सभी को समझ में आए अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो एरो है ना ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, एक इधर की ओर है, एक इधर की ओर है और एक इधर की ओर है। तो इसमें तो कोई भी डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा होगा। जो भी एरो आपके हर एक फिगर में है टोटल के टोटल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे इस प्रकार से जो फिगर घूम कर रहा है, इसमें जो जाने वाला एरो है वो बाकी सब में तो है सही, लेकिन एक इसमें जो आपका फिगर है ना उसमें अलग है। किसमें अलग है तो ई वाले में, क्योंकि बाकी में सब आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर की ओर मूव कर रहा है, लेकिन बाकी सारे फिगर में ऊपर मूव कर रहा है, यहाँ भी इधर की ओर।
यहाँ भी आपका इधर की ओर और यहाँ भी आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए इस क्वेश्चन का क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को बात। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें आपका क्या डिफरेंस है। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो फिगर है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें आपका फिगर और इसमें आपका फिगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है और इसमें आपका फिगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। लेकिन बीच वाले फिगर को अगर आप देखोगे ना तो आपका जो इस प्रकार से कुछ बनाया गया है, दैट मीन्स कि ये दोनों बॉक्स आपके ज़्यादा बड़े हैं और ये दोनों बॉक्स आपके ज़्यादा छोटे हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है बाकियों से अलग है। तो देखिए यहाँ पर कैसे अलग होगा और कौन सा अलग है। 29 नंबर में अगर आप ए को देखोगे तो आपको इस प्रकार से 3 फिगर दिख रहा होगा ना, 3 फिगर इधर मूव कर रहे हैं और इसे एक छोड़ने के बाद फिर से आपका इसी प्रकार का एरो है। इसमें अगर आप देखोगे तो 1 2 3 ऐसे एरो हैं, एक छोड़ने के बाद फिर से एक एरो आ गया। यहाँ पर भी आपका 1 2 3 एरो हैं और एक छोड़ने के बाद फिर से एक एरो आ गया। इसमें भी 1 2 3 है और एक छोड़ने के बाद एक और एरो आ गया, जो सारे के सारे आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे फिगर नंबर बी में तो 1 2 और 3 तो हैं, लेकिन 1 2 और 3 छोड़ने के बाद फिर एक आ रहा है जो कि बाकी चारों से अलग है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 29 नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन विषम है। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एरो हैं। इसमें भी आपका 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर भी आपका टोटल 5 है और यहाँ पर भी आपके 5 है। लेकिन वी फिगर में जो एरो है इसमें इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो केवल 4 ही दी गई है, जो कि बाकियों से अलग है। इसलिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सो गाइज इसी के साथ आज आपका रागा का कंप्लीट मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। आप हमें कमेंट करके बताओ कि आज आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों डेली इसी तरह की मॉक टेस्ट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले एंड ऑथेंटिक वे में दी जाती है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हो तो अपना व्हाट्सअप नंबर मैंने शेयर कर दिया है, उस पर आप मुझे मैसेज करके वहाँ से ई बुक परचेज कर लेना।